गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था महादेवी वर्मा। सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम पढ़ाएंगे उनके द्वारा रचित गिल्लू। ठीक है, सब अपनी अपनी बुक्स निकालेंगे और ध्यान देंगे। गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता को सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था, फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। इसमें लेखिका ने कहा है कि उसने एक जीव पाला था, गिलहरी, जिसे उसने जब उसका देहांत हो जाता है तो वो उसे सोनजूही में मीन्स एक बेल होती है, उसी बेल की जड़ पर उसने उस गिलहरी को दफनाया था। तो जैसे ही वो सोनजूही को देखती है, उस बेल को देखती है, तो उस अनायास ही उसे उस गिलहरी की याद हो आती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुंडशिंड भी विचित्र पक्षी है। काक भुंडशिंड मतलब कौवा, कौवे को कहा जाता है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। कौवे को कहा गया है कि समादरित, सम्मान दिया जाता है। सभी को पता है कि जब श्राद्ध होते हैं और श्राद्ध में अपने पूर्वजों को सम्मान करने के लिए हम कौवों को भोजन कराते हैं ना, उस समय हम उनका सम्मान करते हैं। अनादरित, और जब कभी कौवा काव 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 की आवाज़ें होती है तो हम उसका अपमान करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। अति सम्मानित, अति अवमानित, और कभी इसी प्रकार हम उसका अति सम्मान करते हैं और कभी हम उसे, और जब कभी कोई इंसान लगातार बोलता रहता है तो हम उसे टोकते हैं कि तुम इस कौवे की भांति काव काव क्यों कर रहे हो, अभी चुप बैठ जाओ। तो इस प्रकार हम उसमें भी कौवे का अपमान करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरणित होना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पुरखे ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते, ना मयूर के रूप में आ सकते, हम उन्हें किसके रूप में देखते हैं? एक कौवे के रूप में ही। कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, उनको काक बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कभी हम देखते हैं कि घर के अगर आगे दरवाजे पर कौवा काव काव कर रहा है तो हम अनायास ही बोलते हैं कि आज ज़रूर कोई हमारे घर मेहमान आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकतय की चोंच के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा रह पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। मतलब लेखिका ने अचानक देखा कि गमले के पास दो कौवे किसी जीव को नोच रहे थे। जब उसने देखा कि वो जीव गिलहरी का बच्चा था तो उसने उन कौवों को भगाकर गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आती है और उसमें उसकी पट्टी मरहम लगाती है उसके घाव पर। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह अपना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब धीरे धीरे उसे 2-3 दिन लग गए उसे सही होने में, और 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगा। और 3-4 महीने में भी उसने गिलहरी का रूप धारण कर लिया।
हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाते लगे। जातिवाचक मतलब अगर कोई भी हम जीव बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे जीव आते हैं, तो उसको जातिवाचक संज्ञा से बदलकर व्यक्तिवाचक कर दिया, मतलब उसे गिल्लू नाम देकर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित कर दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया था और उसने गिलहरी को रखने के लिए एक जो फूलों की जो डलिया होती है उसमें नीचे रुई बिछाकर उसे एक खिड़की के कीले में टांग दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का ये क्रम तब तक चलता रहता जब मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। और अगर जीव को हम दया दिखाते हैं और उसकी सहायता करते हैं तो जीव भी इंसान को पहचानने लगता है। उसी प्रकार गिलहरी का छोटे बच्चा भी वो लेखिका को अच्छी तरह से जानने लगा था और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो नए नए क्रियाकलापों के द्वारा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता है। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवारों के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा क्रियाकलाप देखा करता। अर्थात लेखिका कभी कभी गिलहरी को एक लिफाफे के अंदर डाल देती थी और लिफाफे के बाहर केवल उसका सिर रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों में पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांककर देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। और 1-2 दिन में लेखिका ने देखा कि कुछ गिलहरियाँ खिड़की के पास आकर गिल्लू को बुलाती थी, तो ये देखकर उसने क्या किया, उस खिड़की को खोल दिया जिससे कि गिल्लू बाहर जा सके। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर से पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से ये नित्य का क्रम हो गया था। मतलब वो खिड़की खोलने पर वो बाहर भी घूम आती थी और जैसे ही लेखिका अपने कमरे में प्रवेश करती तो वो उसके पास दौड़कर चला जाता था। मेरे कमरे से बाहर आने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में, मतलब अलग अलग जगह छुपकर वह उसे अपनी ओर आकर्षित करता था। लेखिका को मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनको मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उसमें किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब उसके पास अन्य जीव जंतु भी थे लेखिका के पास, लेकिन किसी जीव की हिम्मत नहीं थी कि वो लेखिका की थाली में अपनी खाना खा लेता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार में बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने से वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। जब उसे अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती थी तो क्या करता था, वह दूसरी चीज़ देने पर भी उसे वो झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला गया, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा।
मतलब अचानक लेखिका की मोटर दुर्घटना हो गई, जिससे कुछ समय तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो इतने दिनों तक उस गिलहरी को परिवार के अन्य सदस्यों ने काजू भी खिलाया, लेकिन वो अपनी लेखिका को इतना अच्छा मानता था, उसने जितने भी उसे काजू दिए थे उसने उस अपने प्रिय भोजी को भी खाया नहीं, और वैसे वो उसके झूले में बच्चे भी मिले। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब जो सेवा करती है, सेविका। तो उसे ऐसा लगता था जैसे सेविका सिर दबाती है, सहायता करती है, वैसे उसे लगता था कि गिलहरी भी जब उसके बालों की तरफ रहती थी तो वो गिलहरी को भी एक परिचारिका का उसने नाम दिया था। और जैसे गिलहरी हटती तो उसे लगता जैसे उसकी परिसेविका वहाँ से हट गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर से काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वदा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। सुराही मतलब सुराही पता है सभी को, जिससे पानी होता है ना, और वो सुराही पर ही बैठ जाती थी ताकि उसे ठंडक महसूस हो सके। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। अर्थात 2 साल से ज़्यादा गिलहरी जीवित नहीं रह सकती। उसका जीवन अवधि केवल 2 वर्ष की होती है। दिन भर उससे कुछ न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले में उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। और रात में जब उसे लगा कि वो नहीं बचेगा तो लेखिका के पास आता है। लेखिका उसके शरीर को जब छूती तो वो पूरा ठंडा पड़ गया, तो उसे उष्णता देने, गर्मी देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका चूल्हा उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोनजुई पर बसंत आया ही रहता है। सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसीलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिलांब छोटे फूल में पीले खिले जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। मतलब वो जो पीली कलर की बेल थी सोनजुई, है ना, उसी के नीचे उसे गिलहरी की समाधि दी गई थी, और जब वो बेल आती है और उसमें फूल खिलते तो उसे सहज गिलहरी की याद हो आती थी। क्लियर हो गया? लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया। और ये जो व्याख्याएं हैं, जितनी भी व्याख्याएं इसमें, इस सारी व्याख्याओं को आपको अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में एज इट इज़, जैसे आपको मैंने बताया था कि कैसे पहले संदर्भ लिखना है ना, संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या लिखनी है, और जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसके आंसर लिखने हैं, और जो अंडरलाइन किया गया है केवल उसी की व्याख्या आपको लिखनी होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। और सभी बच्चों को अपना काम टाइमली करेंगे तभी आप कोई भी सरप्राइज जो टेस्ट होगा उसे सही से कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ओके क्लास।